नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आज़ादी तक यहाँ तक जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करते हुए आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुरा जेल में। कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो किसने दिया था? बलदेव सहाय ने। किसने दिया था? बलदेव सहाय ने। और कब दिया था? तो 1942 का समय चल रहा था, तो 1942 ही होगा। इसके बाद में हमारा अगला हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। कब? 11 अगस्त 1942 को। अगला हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। और उसके बाद में अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए 7 लोग थे। कौन कौन शामिल नहीं थे? तो उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, ये सारे जो है झंडा फहराने वाले थे। तो इस पर किसका नाम नहीं आता है? तो सीताराम केसरी। किसका नाम नहीं आता है? सीताराम केसरी का। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो किसका प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था पटना न्यूज़ का। किसका? पटना न्यूज़ का। अगला हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ये हमारा हुआ था सिवान में। कहाँ पर हुआ था? सिवान में। अगला है, 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार, किसकी? ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से कहाँ पर हो गई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हो जाएगा आपका कटिहार में। कहाँ हो जाएगा? कटिहार में। अगला हमारा है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कहाँ पर? कटिहार में। क्योंकि जो उस बालक की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कटिहार में। अगला हमारा हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो वो कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत प्रमंडल में जो है जनता का शासन रहा था। अगला हमारा है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? ये हमको बताना है। तो हो जाएगा हमारा इसमें बिहार, बंगाल, गुजरात और संयुक्त प्रांत। तो इसमें कौन कौन सा था? तो देखिए बिहार था और संयुक्त प्रांत था। कौन था? बिहार और संयुक्त प्रांत था। तो हमारा हो जाएगा 1 और 4। अगला है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी। क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ? तो अभी हमने ये पहला ही हमारा प्रश्न था, बांकीपुर पटना में। कहाँ पर? बांकीपुर पटना में। अगला हमारा है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़। बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिले थे। इसमें कितने जिले, मतलब कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित था? तो कौन सा था? तो पटना जो है वो सर्वाधिक प्रभावित था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। 7 अगस्त 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? जो योगेंद्र शुक्ल थे वो कहाँ पर लाए गए थे? तो ये लाए गए थे हमारे कहाँ? पटना में। कहाँ? पटना में। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, तो इनकी बहन का क्या नाम था? तो इनकी बहन का नाम था भागवती देवी। क्या नाम था? भागवती देवी। अगला हमारा है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इनको किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर, यानी जिसमें राजेंद्र प्रसाद को, उसी में जगत नारायण लाल को भी भेजा गया था। अगला है, 1942 में, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो कहाँ पर ये हुआ था? मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर में। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ पर आज़ाद दस्ता का किया था? तो ये नेपाल में किया था। ठीक है, नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का गठन अखिल भारतीय केंद्र था। उससे कुछ ही दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। आज़ाद दस्ता का गठन क्यों हुआ था? तो इसका गठन क्यों हुआ होगा? आप लोग सोच सकते हैं कि इसका गठन किस लिए हुआ था। देखिए, एक तो अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए, ठीक है, तोड़-फोड़ की कार्रवाई के लिए, या युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचाने के लिए। तो इसमें किस कार्य के लिए हुआ होगा?
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा युद्ध कार्य में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए और उसके अलावा तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए। ठीक है, इसमें हत्या का कोई वो नहीं था, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा दल सक्रिय रहा था? बिहार छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा दल सक्रिय रहा था? तो कौन सा था? सियाराम दल। कौन सा? सियाराम दल। भागलपुर के सियाराम सिंह, कहाँ के थे? भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था और इसने ही भागलपुर में आज़ाद दस्ते का भी गठन किया था। किसका? भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन किया था। अच्छा, इसमें है बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो कौन थे? सूरज नारायण सिंह। कौन थे? सूरज नारायण सिंह। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध था। बिहपुर जो है इस घटना का, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था, तो किसने किया था? सियाराम सिंह। अभी देख ही रहे हैं, सियाराम सिंह ने किया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात सरदार पटेल जी ने कही थी। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? फरवरी 1946 को। अगला है जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी। तो जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो ये हुई थी अप्रैल 1946 में। कब हुई थी? अप्रैल 1946 में। अगला है बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी। कौन थे? शीलभद्र याजी। अगला है बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो कौन थे? इसमें अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, डॉक्टर सैयद सहमूद भी थे और जगलाल चौधरी, यानी सभी थे। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 98। कितनी? 98। अगला जो हमारा है कि बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो किसके नेतृत्व में बनाया था? श्री कृष्ण सिंह के। अगला हमारा है कि जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम ये जो है पहले राज्यपाल थे। अगर पूछ ले पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 1950 से। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? तो कौन थे? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देखते हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद में, यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अभी हमने बताया श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्णतः हड़ताल हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, अगला हमारा है 1946 बिहार विधानसभा चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पहले का पहला। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस को कितना मिला था? तो कांग्रेस को 98, यानी पहले का पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 34। कितना मिला था? 34। ठीक है, उसके बाद में हमारा हो जाएगा मोमिन को 5। कितना मिला था? 5। ठीक, बाकी जो शेष बचा वो किसको हो जाएगा? निर्दलीय को कितना मिला था? 12। तो इस प्रकार से हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं तो तीव्रता के विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन अग्रणी था। तो कौन अग्रणी था? इसमें हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत हो गई थी। इन छात्रों में जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था वो जिलाधीश कौन था? तो वो कौन था? WC आर्चर। कौन था? WG आर्चर। WG आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो किसने जलाया था? तो ये थे जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने में, कहाँ पर? कुर्था थाने में झंडा लहराने की कोशिश में मार दिए गए थे। तो ये कौन थे? श्याम बिहारी लाल। कौन थे? श्याम बिहारी लाल। अगला है 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के। किसके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के। अगला है सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेन्द्र नारायण मंडल। कौन? भूपेन्द्र नारायण मंडल कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के थे? मधेपुरा के। कहाँ के थे? मधेपुरा के।
अगला हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष प्रारंभ किया था, तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था, तो किनकी अध्यक्षता में किया गया था? शांति देवी। किसके? शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? ये सारण जिला। कहाँ पर? सारण जिला। और ये बात किसने कही थी? जगत लाल चौधरी। ठीक है ना, इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था कि दरोगा को मारो और बोरी में डालकर नदी में फेंक दो। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, तो वो कौन 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 से लोग थे? योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण थे, सालीराम सिंह थे और रामनंद मिश्र और गुलाली सोनार। अगला हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी ने विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था, तो कौन छुड़ा लिया था? तो ये हो जाएंगे हमारे सरस्वती देवी। कौन? सरस्वती देवी। अगला हमारा है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो कहाँ की थी? पटना की। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारीवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था, तो जो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आज़ादी, ये जो है बात रखी गई थी। ये 1942 का प्रश्न था। अब देखिए स्वतंत्र हो जाने के बाद में बिहार के जो है इतिहास के बारे में, तो इसमें जो हमारा है पहला, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून, ठीक है, बनाया, तो कौन था? वो बिहार था। अगला है बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत। ठीक। अगला हमारा हो जाता है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी का उन्मूलन कानून बना था, तो कहाँ बना था? ये हमारा हो जाएगा बिहार। अगला है भारत के संविधान संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था, तो किसके कारण हुआ था? बिहार के। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। और ये किस अनुसूची में है? तो ये 9वीं अनुसूची में। किसमें? 9वीं अनुसूची में है। अगला हमारा है स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था, तो स्वतंत्र भारत का पहला जो है छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? 1955 में। ठीक है। अगला हमारा बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था, तो कब हुआ था ये, और किस नदी के लिए? गंडक नदी के लिए। किसके लिए? गंडक नदी। कोसी बांध का निर्माण 1954 में हुआ था। अगला है बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में मुस्लिम पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? देखिए उसमें तो पटना जो हुआ था गोलीबारी कांड, उसमें 7 लोगों की हुई थी। और ये क्या है, तो इसमें देखिए बिहार के किस वर्ष, बिहार से में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हुई थी, तो वो हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। और इसमें जो सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई थी, जबकि घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। अगला हमारा है बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया। किसको? जिगर का टुकड़ा कहा गया, तो किसको कहा गया था? छात्रों को। अगला हमारा है पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। अगला हमारा बिहार नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी, तो बिहार नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 69 तक। अगला है बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले में हुआ था सबसे पहले, तो भोजपुर में। किससे? भोजपुर में। भोजपुर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। अगला हमारा है देश की पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है। महामाया सरकार, कौन? महामाया सरकार। 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय सेवानिवृत्त डॉक्टर टी एल, ठीक है, डॉक्टर टी एल वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के.वी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, रामलखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अगला हमारा बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार 1967 में बनी थी। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद थे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी, तो कौन किया था? महामाया सरकार ने 1967 में।
1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर के आदेश मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी होना जरूरी नहीं है, महामाया सरकार के समय में खुली छूट मिली थी। ठीक है, इस बात के लिए। अगला हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है कि संपूर्ण क्रांति देश में किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। किससे संबंधित है? बिहार से। अगला हमारा है कि बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1974 में। बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। अगला हमारा है बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? तो साझा सरकार का गठन हुआ था 1967 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत थी वो छात्रों ने। किसने की थी? छात्रों ने। या मुख्यतः छात्र आंदोलन था। बिहार में संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन था किससे संबंधित था? छात्रों से। बिहार के किस आंदोलन में दूसरी जंग आज़ादी कहा? तो किसको कहा था? तो ये जो कहा था वो संपूर्ण क्रांति को दूसरी जो है दूसरी जंग आज़ादी कहा था। इसके बाद में हमारा हो जाएगा संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा का कहा जाने लगा। ठीक है, यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी पटना से। कहाँ हुई थी? पटना से। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति, जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ठीक बात है। बिहार बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, मतलब ये सब जो नेता थे इस आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। तो इसमें जो है कौन सा गलत है? इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल नहीं प्राप्त था। कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल नहीं, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1974। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू किया गया था? तो किस कमीशन के आधार पर किया गया था? मुंगेरी लाल कमीशन। किसके? मुंगेरी लाल। ठीक है, और मंडल कमीशन का संबंध भी ये किससे था? ओबीसी आरक्षण से ही था। जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट जो है मान लिया था। उर्दू को दूसरी राजभाषा दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब प्रदान की गई थी? तो कब प्रदान की गई थी? 1980 में। कब प्रदान की गई थी? 1980 में। इसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा कि बिहार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में कब अपनाया? तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1984 में। कब अपनाया था? 1984 में। ठीक है, 1984 में अपनाया था। बिहार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में 1984 में अपनाया था। और उस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे? तो जगन्नाथ मिश्र थे। अगला हमारा हो जाता है बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये भागलपुर से। किससे संबंधित है? भागलपुर से। ठीक है, भागलपुर में 33 कैदियों ने आंखों में पुलिस में गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटित हुई थी? 1980 में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब किया गया था? 1982 में। डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने करवाया था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बिहार में 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो कहाँ पर हुए थे? वो जगह का नाम बताना है। तो ये जो हुआ था वो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, भागलपुर में 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए थे। बिहार में डीएम जी कृष्णदैया हत्याकांड की घटना घटी थी। कब घटी थी? दिसंबर 1994 में। बिहार में बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? सन 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो कब घटी थी? 13 नवंबर सन 2005 को। अब देखिए बिहार के बौद्धिक संपदा के बारे में देख लेते हैं। बिहार में सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन था? तो ये थे इमाम ताज फकीर।
ठीक है, ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे थे। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या किस सूफी संप्रदाय को मिली थी? तो ये मिली थी फिरदौसी। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण संत मखदूम शरीफुल मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे जो है फिरदौसी। किससे संबंधित है? फिरदौसी से। ठीक है, फिरदौसी से संबंधित। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के सर्वाधिक मखदूम संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर 1290 में हुआ था। कब हुआ था? 1290 में हुआ था। अगला हमारा आ जाता है कि बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए, आदाबुल मुरीदीनी से, ठीक है, मकतूबात सदी से, ठीक है, उसके बाद मादलुन मानी से, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी से। बिहार में प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ सासाराम में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? बक्सर जिले में। कहाँ हुआ था? बक्सर जिले में। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो सबसे पहले जो है इनका भ्रमण गुरु नानक देव ने स्वयं किया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में हुआ था। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। क्या था? गुजरी देवी था। आगे हम आ जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे थे? तो कौन भेजा था? गुरु गोविंद सिंह ने भेजा था। आगे बिहार में ईसाई धर्म प्रचार सर्वप्रथम किया था। तो किसने किया था? पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। कौन? रोमन कैथोलिक थे, इन्होंने किया था। अगला आ जाते हैं, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ पर जो है बना? तो बिहार में कहाँ पर बना था? पटना सिटी में। कब बना था? 1713 में। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1620 में। ठीक है, कब हुआ था? 1620 में, जहांगीर के आदेश पर। अच्छा, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया। क्या पदस्थापित किया गया? ऑस्ट्रेशियन हार्टमैन को। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? दानापुर में, जहाँ से 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, उसके बाद में भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? ये किया था कृष्णानंद घोष ने। किसने किया था? कृष्णानंद घोष ने। बिहार में अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन एवं प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंधित थे? तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा कहाँ पर खुली थी? ये कहाँ पर खुली थी? ये खुली थी पटना में। कब? 1922 में। कब खुली थी? 1922 में। अगला आ जाता है, बिहार में जतीन नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? रामकृष्ण मिशन से। बिहार में पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां और मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पटना में फुलवारी शरीफ में स्थित मुसलमानों के लिए एक प्रसिद्ध संस्था, ठीक है, इमारत शरीयत की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी, मतलब किसने की थी? तो ये की थी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। और कब? 1921 में। अगला हमारा आ जाता है कि जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की थी। तो किसने की थी? तो इसको की थी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था? तो किसने कर लिया जाता? मुकर्रब खान ने। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बिहार प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? तक्षशिला। विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। विक्रमशिला भागलपुर में और वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। अगला हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो इसमें हो जाएगा इब्न तूता नहीं आया था, बाकी सभी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो आचार्य जो है इसके दिगनाथ और शीलभद्र यानी दोनों लोग थे। आतिश दीपांकर आचार्य थे। आतिश दीपांकर आचार्य थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। कहाँ के? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। ओदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य जो हैं शांत रक्षित थे। कौन थे? शांत रक्षित। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये कहाँ पर ग्रहण किए थे? पटना में। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, इसके बाद में प्राचीन बिहार में मिथिला संबंधित है। तो किससे संबंधित है? गौतम याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर, उपयोग सभी। तो सभी से। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव
के रहने वाले थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार में कहाँ से है? तो कहाँ पर? मिथिला से। कहाँ पर? मिथिला से। विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वाधिक महान साहित्यकार थे। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ, ठीक है, प्रकाशित हुई। तो ये कहाँ कहाँ किस प्रेस से प्रकाशित हो रही थी? तो ये हो जाएगा खड़ग विलास प्रेस से। कहाँ से? खड़ग विलास प्रेस से। बिहार में साहित्यकार हैं, कौन है? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित राम अवतार शर्मा, यानी सभी। हिंदी कविता से संबंधित बिहार है, ठीक है, के बिहार हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं, तो कौन है? इसमें देखिए सभी हो जाएंगे। कुमार विमल भी हैं, वचनदेव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन, यानी सभी हैं। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो बिहार के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो इसमें सभी हैं। नागार्जुन भी हैं, फणेश्वर नाथ रेणु भी हैं और रॉबिन शाह पुष्प भी हैं। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो कौन है? भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी, सुमन गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जनक कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जनक कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। अगला हमारा आ जाता है ज्योतिषर ठाकुर द्वारा रचित, ठीक है, वर्णनात्मक किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? ज्योतिषर ठाकुर की जो है, ज्योतिषर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर, ये पुस्तक है। और ये जो है किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? मैथिली में है। विद्यापति, खंडकला, मानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार कौन है इसमें? तो इसमें सभी लोग हैं, ठीक है। अब देखिए, योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य, कौन सा? गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो कौन सा था? बिहार हेराल्ड। कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1875 में। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो कौन सा था? नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से, कौन? आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया जाता था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? बिहार बंधु। और ये 1874 में पटना से प्रकाशित किया जाता था। 1881 में हिंदी क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से किया जाता था? पटना से। अगला है 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद यूनुस ने। किसने? मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है। आगे हम देखते हैं। और मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो किसकी शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा द इंडियन नेशन, ठीक है। यह पटना में प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था, मतलब रेगुलर पढ़ी जाने वाली जो है पत्रिका कौन सी थी? हिंदी की। तो कौन सी थी? सर्वहितैषी, पटना से प्रकाशित होती थी। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के। अगला हो जाएगा बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं का सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसमें सुमेलित 1 का 3 हो जाएगा इमामुद्दीन कलंदर, तो इसमें हो जाएगा मैखाना ये इल्हाम, ठीक है। अली मोहम्मद, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोहम्मद शाह। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। अगला हमारा है बिहार में उर्दू भाषा की पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला हमारा है बिहार राज्य के प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? अवधी। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ईशान को। किसको माना जाता है? ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो कौन सा जिला है जिसमें भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो वो जिला हमारा हो जाएगा दरभंगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो कब सम्मिलित किया गया? ये सम्मिलित किया गया 2003 में। कब सम्मिलित किया गया? 2003 में। अगला हम देखते हैं कला और संस्कृति। तो देखिए, इसमें नृत्य है। शाम चकेवा लोक पर्व बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से है? मिथिला से।
बिहार में पीड़िया व्रत कौन सा? बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो किसमें है? मिथिला क्षेत्र में, नहीं सॉरी, भोजपुरी क्षेत्रों में। किसमें है? भोजपुरी क्षेत्रों में। किसमें है? भोजपुरी क्षेत्रों में। पीड़िया व्रत किसमें है? भोजपुरी क्षेत्रों में है। अगला हमारा है बिहार के किस जिले में, ठीक है, बिहुला त्यौहार कौन सा? बिहुला त्यौहार। तो बिहुला त्यौहार जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा भागलपुर में, और ये विषहरी पूजा भी इसे कहते हैं। अगला है बिहार में जो है कोजागरा व्रत कौन सा? कोजागरा व्रत रखा जाता है, तो ये कहाँ पर? मिथिलांचल में। कहाँ पर? मिथिलांचल में। अगला है बिहार में ध्रुपद गान का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए, अमता यानी दरभंगा, डुमराव यानी बक्सर, और बेतिया पश्चिम चंपारण यानी सभी हैं। कौन है? सभी हैं। अगला हमारा जाता है बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास का स्रोत कौन सा है? तो इसका प्रमाणिक स्रोत कौन सा है? राग तरंगिणी। अगला है बिहार में ठुमरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? गया। कौन सा है? गया प्रमुख केंद्र है किसका? ठुमरी का। बिहार के पटना सिटी में किस मिठाई को तत्कालीन प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो क्या हो जाएगा? खुरचन। ये अब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पटना कलम संबंधित है, तो पटना कलम जो है ये एक चित्रकला है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। पटना कलम के चित्रों के जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? सेवक राम। कौन थे? सेवक राम। इनका कार्यकाल कब से? 1770 से 1830 तक। पटना कलम शैली से संबंधित कौन थे? तो पटना कलम शैली से हुलास लाल, जयराम दास और शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, यानी सभी इससे जो है संबंधित थे। अगला हमारा हो जाएगा पटना कलम चित्रकला शैली से संबंधित थे, तो कौन? परवर्ती मुगल काल से, संतुलित काल से, स्वतंत्रता संघर्ष काल से, या पाल काल से? तो ये हो जाएगा परवर्ती मुगल काल से। किससे? परवर्ती मुगल काल से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? ये बिहार से है। कहाँ से? बिहार से। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से सीमा बनाता है। मधुबनी चित्रकला से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। कौन होता है? भित्ति चित्र और अरिपन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ये तीनों सही है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? उपयुक्त सभी, यानी हमारा इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला है मधुबनी चित्रकला में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? तो देखिए, इससे महत्वपूर्ण कलाकार कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी, यानी तीनों लोग हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायकों एवं नर्तकियों में उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, ये ए और बी, यानी राजगीर से भी मिले हैं और वैशाली से भी मिले हैं। ठीक है। बुद्ध के समकालीन शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वो छठ है, और ये सूर्यदेव को समर्पित है, यानी कि रवि, ऐसा कह सकते हैं, रवि या सूर्यदेव को समर्पित है। अगला है मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, तो ये कहाँ? मिथिलांचल में। कहाँ? मिथिलांचल में। अगला है सौराठ सभा मेला। कौन सा? सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये मिथिलांचल में। ठीक है, और ये शादी ब्याह से संबंधित है, आषाढ़ के महीने में होता है। अगला है वैशाली का मेला, जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है तो किससे? जैन धर्मावलंबी से। किससे? जैन धर्म लोगों से संबंधित है। ठीक है। अगला हमारा है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा और गंडक के संगम पर। गंगा और गंडक के संगम पर। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, सारण जिले सोनपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ? सारण जिले सोनपुर में। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन में किस शैली का जो है प्रभाव दिखता है? तो इसमें जो पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? तो किससे प्रभावित हैं? हॉलैंड या डच। किससे? हॉलैंड या डच। अगला पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना सिटी में। और बाकी पूरा चर्च प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका करते हैं? गौथिक शैली का। ये पादरी की हवेली पूछा है, कहाँ पर है? तो ये पटना सिटी में है। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित हैं। अगला हो जाएगा प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? डुमराव बक्सर में। ठीक है। कब? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला है बिहार में पेंटिंग विद्या कौन सी है? ठीक है, बिहार में पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंग से। कहाँ से? अंग की कहाँ थी? चंपा। कहाँ थी? चंपा। फिर विदेशिया किस राज्य का प्रसिद्ध? तो ये भाई हो जाएगा बिहार का। फिर अगला है बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग। कौन सा?
गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो किस अवसर पर? विवाह के अवसर पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाकार फ्रांसुआ रेणु की नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? विदेशिया हो जाएगा। कौन सा? विदेशिया। अगला हमारा है बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विद्यापति को। जट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है? जट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा बिहार का। बिहार में मुख्यतः कहाँ का है? तो मिथिला क्षेत्र का है। अगला है नवनालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए यानी पीजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आइए बिहार के मृदा के बारे में देख लेते हैं। गंगा के मैदानी भाग में मिट्टियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की पाई जाती हैं? अपोड़ मिट्टी। कौन सी? अपोड़ मिट्टी। ठीक है। उसके बाद में नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, उपरोक्त सभी में। दलदली मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए सुपौल हो जाएगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, यानी कि जितने भी तराई क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर दलदली मिट्टी पाई जाएगी। बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या उपरोक्त सभी। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला हमारा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में। अगला है बिहार के उत्तरी गंगा मैदान निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाएगी? बलथर मिट्टी। बाकी नवीन जलोढ़, बाल सुंदरी और दलदली मिट्टी पाई जाएगी। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है। अगला हो जाएगा बिहार के किस भाग में अपोड़ मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए उत्तरी वाले बेल्ट में जितना भी है वहाँ पाया जाएगा, यानी गंगा के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है। अगला बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो कहाँ पर चमकती? नवादा में। कहाँ पर? नवादा में। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? करेल और कैवाल मिट्टी। कौन सी? करेल और केवाल मिट्टी। ठीक है। अगला बिहार में 5 से 7 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है। तो कहाँ? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। इसके बाद में हमारा हो जाएगा बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बांगर मिट्टी हमें कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि बिहार में बालसुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला हो जाएगा ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिण तट पर मिट्टी का विस्तार है कितना है? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कहाँ है? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर में। कहाँ कहाँ है? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है वो विस्तृत है। तो कहाँ तक विस्तृत है? तो देखिए ये हमारा हो जाएगा भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है। ठीक है। जो नेपाल वाला क्षेत्र है, यानी जितने ज़िले बिहार से जो है बिहार के जितने ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं। अगला हो जाएगा बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक संकीर्ण, ठीक है, पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है, किसका विस्तार है? तो यहाँ पर पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़ैया ताल, ठीक है, इतने का विस्तार है। ठीक, यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। अगला हमारा है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाएगा? तो देखिए लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है वो हमारा कहाँ पाया जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा रोहतास, कैमूर। ठीक है। कहाँ पर? रोहतास, कैमूर, यानी कैमूर और रोहतास का ये पठारी हिस्सा। ठीक है, ये अरावली का एक हिस्सा है। फिर बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ है? गंगा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।